हेलो बच्चों, मैं विश्वदीप त्रिपाठी अपने केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल में आप बच्चों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आप पिछले क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे थे, क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर को, जिसमें आपने कंसंट्रेशन टर्म अब तक देख चुका, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन सॉलिड देखा। अब अगला टॉपिक था सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें कि कल की क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था क्या, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के केस में पहला फैक्टर मैंने आपको डिस्कस किया था, ये वाला पॉइंट आपको ये बताया था कि सॉल्बिलिटी पहला देखे थे ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉलिड इन लिक्विड के केस में पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जहां लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था। चलिए, है ना। अब देखिए, आज हम चलते हैं अगला सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट वो हो गया था सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। अब सेकंड पॉइंट था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि टेम्परेचर के बारे में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर के केस में वो सॉलिड पे डिपेंड करता है कि हमारा सॉलिड किस नेचर का है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने स्टेटमेंट आज लिख दिया है कि आयनिक सबस्टेंस, यहाँ पे देखिए मैंने आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना। चलिए, तो हम उसी को आगे आज हम डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं, चलिए, ठीक है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे आज हम आपको डिस्कस करने वाले थे ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे ये वाला पॉइंट था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस केस में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आयनिक सब्सटेंस को हमने तीन कैटेगराइज किया हुआ है। आयनिक सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्बिलिटी। इसको हमने थ्री कैटेगराइज में लिया हुआ है। तो पहला केस ए है, ये ए क्या कह रहा है, आयनिक सब्सटेंस हुज सॉल्बिलिटी डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो कुछ ऐसे आयनिक सॉलिड हैं जहाँ पे क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते तो वहाँ पे सॉल्बिलिटी क्या करते, सॉल्बिलिटी डिक्रीज करते, सॉल्बिलिटी डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इस केस में। तो ऐसे कौन से सॉलिड है, तो सीजियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट, एक वाटर है तो डेट इज द कॉल्ड मोनोहाइड्रेट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यानी इन आयनिक सॉलिड में क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्बिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ओके बच्चों, चलिए, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सॉल्बिलिटी, अगला पॉइंट क्या कहता है, सॉल्बिलिटी इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सॉल्बिलिटी इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। चलिए इसमें चलते हैं, सॉल्बिलिटी इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बी पॉइंट अपना ये है। तो यहाँ पे क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द आयनिक सॉलिड like NaCl, KCl, NaCl, KCl and सोडियम नाइट्रेट फॉल इन दिस कैटेगरी, राइट। तो ज़्यादातर आयनिक सॉलिड बच्चों इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कि हमने मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले रहे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट मान लीजिए हमारे पास NaCl है, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है। अब इसको हम हीट दे करके डिज़ोल्व कर रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। ये हमने एक बीकर को बना दिया है, बीकर लिया है जिसमें मान लीजिए कि वाटर और NaCl है, वाटर है, NaCl है, और ये क्या है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम इसमें, राइट, बात क्लियर। तो इसमें क्या होगा कि द रिएक्शन फॉर इंक्रीजिंग इन सॉल्बिलिटी बिकॉज आयनिक कंपाउंड शो एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन शो इंक्रीज इन सॉल्बिलिटी, द रिएक्शन शो करता है, यहाँ पे शो आएगा, द रिएक्शन शो इंक्रीज इन सॉल्बिलिटी बिकॉज दीज आयनिक कंपाउंड शो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में पता होता है आपको क्या होता है कि हीट दी जाती है, और कुछ रिएक्शन में जहाँ पे हीट रिलीज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। यानी अगर यहाँ पे प्रोडक्ट साइड हीट रिलीज होती है तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक। अब जब हीट दे रहे रिएक्शन में तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कह क्या रहे यहाँ पे कि आगे भाई साहब कहते क्या है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में कि रिएक्शन उधर प्रोसीड करेगी जिधर किया गया एक्शन क्या हो, डिक्रीज हो। तो आप किस साइड हीट दे रहे हो, आप हीट दे रहे हो रिएक्टेंट साइड, ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड आप हीट दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एज द टेम्परेचर इंक्रीज इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन इन विच एब्जॉर्ब हीट इज रिलीज सो दैट मोर सॉल्यूट विल डिजॉल्व।
तो आपका सल्यूट क्या होगा, ज़्यादा डिजॉल्व होगा, यानी कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। बात क्लियर। और जो आपका सल्यूट होगा वो ज़्यादा डिजॉल्व होगा। तो रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल शिफ्ट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। बात क्लियर। क्योंकि अपनी हीट वो किधर रिलीज कर देगा, अपनी हीट वो प्रोडक्ट साइड रिलीज करेगा। बात क्लियर। इसी में देखिए एक कर्व बनाया गया है जिसको बोलते हैं सॉल्बिलिटी कर्व। यहाँ पे एक सॉल्बिलिटी कर्व है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल की बात हो गई। अब आगे चलिए, देखिए यहाँ पे सॉल्बिलिटी कर्व है। ये सॉल्बिलिटी कर्व क्या है, ये आपके बोर्ड में रहता है कि ये देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड सॉल्बिलिटी, ये देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे, और अगर हम सॉल्बिलिटी पे ग्राफ ड्रॉ करें तो इसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्बिलिटी कर्व। तो ये देखिए इस कर्व को एक कॉन्टिन्यूअस कर्व भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, जब NaCl ये फर्स्ट आया, फिर दूसरा ग्राफ इसके ऊपर KCl, फिर उसके बाद आता है तीसरा NaNO3, फिर उसके बाद एक फोर्थ ये पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और फिफ्थ क्या आता है सिल्वर नाइट्रेट। तो आप देख लीजिए कि सारे केस को, सभी केसों में एक्सेप्ट किस केस में, NaCl को छोड़ दीजिए, अगर हम NaCl को छोड़ दें तो बाकी इन ऑल अबव केसेस एज वेल एज टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्बिलिटी इंक्रीज। बात क्लियर, समझ में आ रही बात। तो बाकी सब में तो सॉल्बिलिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन NaCl के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्बिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसी के अंदर अब आते हैं अपना तीसरा केस, आयनिक, दूसरा हो गया आयनिक सब्सटेंस, यहाँ पे सॉल्बिलिटी इंक्रीज करेगी। अब कुछ ऐसे भी केस है, देयर इज नो चेंज इन सॉल्बिलिटी ऑन इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करिए या डिक्रीज करिए, वहाँ पे सॉल्बिलिटी पे कोई असर नहीं आएगा, राइट। आयनिक सब्सटेंस, आयनिक सब्सटेंस, ionic substance whose solubility does not increase or decrease on change in temperature। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं कि जहाँ पे क्या करता है कि कोई भी चेंज नहीं आता है, ना सॉल्बिलिटी इंक्रीज करेगी ना सॉल्बिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट। बात क्लियर। इन केसों में यहाँ पे कोई भी फैक्टर, टेम्परेचर का कोई भी रोल नहीं आ पाता है। तो देखिए होता क्या फिर इस केस में कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाते हैं, राइट। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये अपने एक फॉर्म से, जैसे मान लीजिए अल्फा है तो अल्फा से बीटा फॉर्म में चले जा रहे हैं टेम्परेचर चेंज करने पे। तो देयर आर सर्टेन सब्सटेंस whose solubility neither increase not decrease on change in टेम्परेचर। टेम्परेचर में बदलाव करने पे ना इंक्रीज कर रही ना डिक्रीज कर रही है, राइट। ओनली substance change one polymeric form to another। एक पॉलीमेरिक फॉर्म से दूसरे पॉलीमेरिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, अल्फा टू बीटा फॉर्म ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अल्फा टू बीटा फॉर्म in case of NH4
NO3, राइट। वो अल्फा से अमोनियम नाइट्रेट क्या करेगा, अल्फा से बीटा में चेंज हो जाएगा। या नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम क्लोराइड, जैसे CaCl2 है तो डॉट 6H2O, फर्दर टेम्परेचर चेंज कर दीजिए तो CaCl2 डॉट 4H2O, फिर टेम्परेचर चेंज कर दीजिए तो CaCl2 डॉट 2H2O। यानी एक फॉर्म से वन हाइड्रेटेड फॉर्म टू अनदर हाइड्रेटेड फॉर्म, टेम्परेचर चेंज करने पे वन हाइड्रेटेड फॉर्म टू अनदर हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी एक हाइड्रेटेड फॉर्म से दूसरे हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज हो रहा है। समझ रहे बातों को, बदलाव नहीं हो रहा है, यहाँ से एक हाइड्रेटेड फॉर्म से दूसरे हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो क्या देखिए, क्लियर, नोट करते जाइएगा इनको। अरे कहाँ भाग रहा है भाई, रुक जा। राइट, ये देखिए, वन हाइड्रेटेड फॉर्म टू अनदर हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, यानी कि जिस टेम्परेचर पे अल्फा से बीटा फॉर्म में गया अमोनियम नाइट्रेट, या वन हाइड्रेटेड फॉर्म टू अनदर हाइड्रेटेड फॉर्म, सो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच substance change from one hydrated form into another form is called ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो हम उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द ट्रांजिशन टेम्परेचर, राइट। तो इसमें भी ग्राफ आता है, राइट, यानी इसमें भी कर्व आता है सॉल्बिलिटी से रिलेटेड, सॉल्बिलिटी और टेम्परेचर से रिलेटेड। ये हमारा एक्स एक्सिस रहा, तो इधर आ गया हमारा टेम्परेचर हमारा इस एक्सिस पे, और ऊपर वाई एक्सिस में हमारा क्या रहेगा, सॉल्बिलिटी रहेगा। तो सॉल्बिलिटी तो हो नहीं रही है, ये अलग फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करेगा। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये है, ये सोडियम सल्फेट के लिए है, सोडियम सल्फेट, बात क्लियर। जहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, ये ट्रांजिशन पॉइंट को दिखा रहा है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड का लिया था मैंने, कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O, कैल्शियम क्लोराइड डॉट 4H2O, कैल्शियम क्लोराइड डॉट 2H2O, यानी यहाँ पे क्या हो गया, CaCl2 डॉट 6H2O, CaCl2 डॉट 4H2O एंड CaCl2 डॉट 2H2O। और आपका ये अल्फ़ा से बीटा फॉर्म में जा रहा है, कौन सा, अमोनियम नाइट्रेट, अल्फ़ा अमोनियम नाइट्रेट, ये आपका ट्रांजिशन पॉइंट है, और यहाँ से ये बीटा अमोनियम नाइट्रेट में चेंज हो रहा है, NH4NO3, राइट, बात क्लियर। तो ये टेम्परेचर हो गया इस एक्सिस पे, और इस कर्व को हम क्या कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व। दिस कर्व इज कॉल्ड इस कर्व को हम क्या कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व कहते हैं, राइट, बात क्लियर। अब इसके बाद तो हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
अपना बी केस था, चलिए सेकंड केस। अब इसके बाद थर्ड आते हैं अपना तीसरा केस आता है। टेम्परेचर में आपने 3 केस देखें, बात क्लियर। टेम्परेचर में हमने 3 केसेस को स्टडी किया कि कहीं पे सॉल्बिलिटी इंक्रीज करी है, कहीं पे सॉल्बिलिटी डिक्रीज करी। चलिए अब हम अपना थर्ड केस डालते हैं, थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट आएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में अगर हम देखते हैं तो सॉल्बिलिटी, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये लिक्विड ले लीजिए और अगर आप इसमें सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड मान लीजिए सॉलिड पड़ा हुआ है, तो अगर आप प्रेशर लगा रहे हो ऊपर से, मान लीजिए कोई आपने ऐसा कवर लगा दिया, लीड लगा दिया, पिस्टन लगा दिया और आप प्रेशर दे रहे हो, तो प्रेशर से कोई असर नहीं पड़ता है। तो जनरली सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। यानी कि कह सकते हैं हम सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, solubility of solid in liquid do not show any major effect of pressure। इस केस में प्रेशर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं दिखा रहा है। बात क्लियर? द इफेक्ट ऑफ प्रेशर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो दैट इज कि ये हमारा सॉल्बिलिटी हो गया सॉलिड इन लिक्विड में। तो 3 केस आपने इसमें देखे, समझ रहे? पहला केस नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मैंने आपको डिस्कस किया। पहला जो मैंने आपको डिस्कस किया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का केस पहला फैक्टर दिखाया। दूसरा फैक्टर आपने देखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर आपने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया, जहाँ पे 3 केस आए। पहला केस आपने देखा था कि जहाँ पे सॉल्बिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। दूसरा केस देखा सॉल्बिलिटी इंक्रीज कर रही है। तीसरा केस देख रहे हैं कि सॉल्बिलिटी में वो क्या कर रहा है, नो चेंज कर रहा है। सो एक में सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर रही थी, पहले वाले में यहाँ पे डिक्रीज कर रही थी, यहाँ पे इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पे नो इफेक्ट आ रहा था। और तीसरा केस इसी में आपने देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बात क्लियर? तो ये केस हो गए सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, राइट। अब आते हैं इसी के अंदर, अब अपना पॉइंट आता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये पॉइंट अपना हो गया, राइट। इसे नोट कर चुके आप लोग, आराम से नोट करते जाइएगा साथ साथ। बात क्लियर? ये समझते जाइएगा और नोट भी करते जाइएगा। चलिए अब इसी के अंदर हम अपना नेक्स्ट केस लेते हैं, थर्ड केस। तीसरा पॉइंट आता है सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, यानी ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है। अब अगला पॉइंट है सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। आते हैं, चलिए सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को यहाँ पे एक टर्म और कहा जाता है। तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉल्बिलिटी कोएफिशिएंट। द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन liquid, the solubility of gas in liquid also called as solubility coefficient। इसको हम solubility coefficient या इसी को एक नाम और देते, that is called absorption coefficient। सॉल्बिलिटी कोएफिशिएंट या इसको हम क्या नाम देते हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, राइट। कैन बी डिफाइंड एज समझ रहे बच्चों,
इसको हम क्या कहें, कैन सॉल्बिलिटी कोएफिशिएंट या एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ गैस, कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ गैस इन centimeter cube, right, which will dissolve in 1 centimeter cube, say 1 centimeter cube of liquid, 1 centimeter cube of liquid to form a saturated solution, at particular temperature and pressure, at particular temperature and pressure, at particular temperature and pressure, right? तो यहाँ पे भी देखा जाए तो solubility of gas in liquid is also determined several factor. Solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid also determined by, solubility of gas in liquid also determined by several factor. अब यहाँ पे देखिए तो इसमें आते द नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, जो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है द नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट पॉइंट है द नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, अगर यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट की बात की जाए तो गैस कुछ जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हम इस बारे में बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये नॉन पोलर गैसेज है, नॉन पोलर गैसेज है एक्सेट्रा, यानी कि ऐसे गैसेज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा आर लेस सॉल्युबल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। जबकि वाइल देखा जाए तो HCl हो गया, अमोनिया हो गया, HCl अमोनिया एंड SO2, HCl अमोनिया SO2 आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, आर मोर सॉल्युबल, ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, आर मोर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म, because they react with water and form, जैसे SO2 रिएक्शन करता है तो ये सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा, सल्फ्यूरस एसिड। अगर SO2 रिएक्शन कर रहा है, अमोनिया रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है, राइट। तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, सो दैट इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, राइट। जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये रिएक्ट नहीं कर पा रहे, इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, लेस सॉल्युबल है, राइट। बात क्लियर। अब आते हैं बात नेक्स्ट, अगला पॉइंट। तो पहला ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, है ना, बिल्कुल क्लियर, सीधा सा बात है। अब देखिए इसमें अगला फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे हमने वहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का केस देखा था, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर का क्या रोल आएगा, अगर हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करें तो आपको ईजिली पता है कि अगर वाटर को अगर हम हीट कर दें तो उसके अंदर जो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। बात क्लियर।
सॉल्बिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। गैस टेम्परेचर, गैस के केस में अगर हम देखें, गैस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और अगर हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सॉल्बिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर की जो गैस है वो वाटर मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, कोलिजन बढ़ेगा और गैस को वो क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट कर देगा, इन सराउंडिंग में चली जाएगी गैस। समझ रहे बच्चों, बात क्लियर? तो वही चीज़ है, द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज, पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट कहता है solubility of gas decrease on increase in temperature, वहाँ पे सॉल्बिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम गैस ले रहे हैं, सॉल्यूट ले रहे हैं गैस, और सॉल्वेंट ले लिए तो ये हमारा जो बन रहा है क्या, सॉल्यूशन बन रहा है। और यहाँ पे ये क्या करता है, हीट रिलीज कर देता है। यानी कि सॉल्बिलिटी जो ये देखा जाए तो हीट यहाँ पे निकल रही है, तो ये एक तरह की कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो एक तरह की कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। समझ रहे हो बच्चों, बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे केस में जो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस को अगर हम टेम्परेचर के, गैस को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं और टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वो रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्सोथर्मिक होती है। बिल्कुल क्लियर? एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज करता है। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल अकॉर्डिंग क्या होता है, ली चैटलर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जहाँ इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो रिएक्शन आपकी इस साइड, प्रोडक्ट साइड में नहीं प्रोसीड करेगी, रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड साइड की ओर, इस साइड बैकवर्ड साइड रिएक्शन हमारी प्रोसीड करेगी। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, according to Lee Chatter's principle, on increasing temperature, टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, shift in backward, reaction will shift in backward direction, यानी कि that is solubility क्या करेगी, solubility डिक्रीज करेगी। राइट, बात क्लियर? तो ये बात समझ गए? ओके। अब यहाँ पे अब एक लास्ट केस आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर का। अब चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और यहीं से एक लॉ जनरेट करता है जिसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द हेनरीज लॉ। तो चलिए, यहीं पे आता है आपका अगला केस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर का रोल अगर हम देखते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो सॉल्बिलिटी गैस की बहुत इजीली इंक्रीज करती है प्रेशर के यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर देखिए, चलिए नोट करते जाइएगा साथ साथ, क्या हो जाएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर में, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस increase with increase of pressure। राइट, बात क्लियर? तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पिस्टन है, ये पिस्टन, ये सिलेंडर ले लीजिए, इसके अंदर मान लीजिए लिक्विड फिलअप है, ये लिक्विड फिलअप है।
और यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमने गैस मॉलिक्यूल्स ले लिए। और सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन हमने लगा दिया इस पे, ये हमने यहाँ पे क्या लगाया, ये पिस्टन है, पिस्टन, ये आपके गैस मॉलिक्यूल हैं और ये आपका वाटर है। तो अगर हम ऊपर से पिस्टन को नीचे की ओर प्रेस करें तो ये गैस के मॉलिक्यूल कहाँ इंटर कर जाएंगे, वाटर के अंदर इंटर कर जाएंगे। तो वही ये बात कह रहा है कि अगर हम सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेंगे विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो इसी के रिलेटेड एक टर्म साइंटिस्ट ने दिया था, दैट इज द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ने प्रेशर और सॉल्बिलिटी ऑफ गैस के रिस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दिया, तो दैट लॉ इज कॉल्ड द हेनरीज लॉ। राइट, बात क्लियर? देखिए चलिए यहाँ पे देखिए, Henry's give a important relationship between solubility of gas एंड प्रेशर। तो आपको क्या लगता है, यानी कि प्रेशर अगर इंक्रीज किया जाएगा तो सॉल्बिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ mass of gas dissolved is directly proportional to pressure, directly proportional to pressure, यानी कि mass of gas dissolved is directly proportional to pressure and that is called the m is equal to k into p, यानी कि ये इसका एक रिलेशन आता है। राइट, बात क्लियर? तो यहां पे देखा जाए एक ग्राफ है, ठीक है, यानी ग्राफ क्या है कि अगर हम मास ऑफ एक्स वाई एक्सिस पे ले रहे हैं और प्रेशर हम किस ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, तो यानी जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सॉल्बिलिटी जो होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट गैस के लिए अगर सॉल्बिलिटी कर्व देखा जाए, सॉल्बिलिटी क्या है, तो मास हमने ले लिया वाई एक्सिस पे और प्रेशर हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारा एक ग्राफ ये जाता है किसके लिए, हीलियम के लिए। नेक्स्ट ग्राफ जाता है नाइट्रोजन के लिए और उसके बाद एक ग्राफ जाता है दैट इज द कॉल्ड ऑक्सीजन के लिए। तो सबसे ज़्यादा सॉल्बिलिटी किसकी है, ऑक्सीजन की है वाटर में। राइट, बात क्लियर, समझ में आया? तो ये एक लॉ है जो आपने डिस्कस किया। तो हमारा आज के टॉपिक में डिस्कस किया मैंने सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड अगला टॉपिक डिस्कस किया सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब इसी में हम आगे चलेंगे, हेनरीज लॉ को डिस्कस करेंगे इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, उसका डेरिवेशन निकालेंगे। तो अभी आज के लिए बच्चों इतना नोट करते जाइएगा और आगे टॉपिक देखते जाइए, फिर हम रिमेन टॉपिक आगे कल आपको फिर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सब्बा खैर, ध्यान रखिए अपना। और हाँ भाई, सब्सक्राइब करिए आप लोग चैनल को, बिल्कुल ध्यान दीजिए। चलिए बाय बाय बच्चों।